मुर्शिद, ये है आपकी मोहब्बत, इसे आप मोहब्बत कहते हैं? जिस्म पर साबुन लगाते हुए आपका नफ्स खड़ा हो जाता है, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने से आपका नफ्स कंट्रोल से बाहर हो जाता है और इसको आप मोहब्बत मानते हैं? मुर्शिद, ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। आप मोहब्बत और हवस के बीच कहीं फंस गए हैं। अल्लाह आपकी मदद करे। आप खुद को आलूदा कर रहे हैं और खुद को आलूदा करने के साथ साथ मुझे भी आलूदा करना चाहते हैं। मैं आपसे अकीदत तो रख सकता हूँ मगर ऐसी मोहब्बत नहीं। आपने पूछा था ना कि मैं किसी लड़की या लड़के से मोहब्बत करता हूँ, तो जी हाँ, मेरी मंगनी अपनी चचाजाद से हो चुकी है और अगले साल हमारी शादी भी है। एक 8वीं फेल लड़का जब बोलने पर आया तो बहुत कुछ कह गया, मगर मैं क्या करूँ? जिसे तुम हवस कह रहे हो, ये जिस्म की ज़रूरत है और इस ज़रूरत के बगैर मोहब्बत नहीं हो सकती। अब तुम उस लड़की से शादी करोगे तो क्या अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करोगे? क्या तुम्हारे रिश्ते को भी हवस का नाम दे दिया जाएगा? नहीं मुर्शिद, हवस और मोहब्बत में फ़र्क होता है। आप वो फ़र्क नहीं समझ रहे। मैं वो फ़र्क समझना भी नहीं चाहता। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ बस। मुर्शिद, आप क्यों हवस की दलदल में गिरना चाह रहे हैं और साथ मुझे भी गिराना चाहते हैं? अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं आपको इसी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। आप मुझे मजबूर ना करें और कुछ नहीं तो अपने रुतबे का ही ख्याल कर ले। आप मुर्शिद हैं और हम आपकी रियाया। सूफियान बेबसी की इंतहा को पहुंच चुका था, मगर मुझे भी जिद सी हो गई थी। मुझे उसका इनकार कांटों की तरह चुभ रहा था। मैंने भी ठान ली थी कि इसको हर हाल में मेरी बात माननी पड़ेगी। तुमने कहा था कि तुम मुझसे अकीदत रखते हो, तो इसलिए तुमने मोटरसाइकिल पर नफ्स लगने के बावजूद भी कुछ नहीं कहा। क्या ये सच कहा था तुमने? तुम वाकई मुझसे इतनी अकीदत रखते हो? जी मुर्शिद, आप हमारे पीरो मुर्शिद हैं। आज ही आपने मुझे बैत किया है और अब तो आप ही मेरी बख्शिश का वसीला बनेंगे। मैं अपने माँ बाप जितनी आपसे अकीदत रखता हूँ, तो इसी अकीदत के पेश नज़र मैं तुमको हुक्म देता हूँ। तुम्हारा मुर्शिद तुमको हुक्म देता है कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो और मुझको प्यार करने दो। मैंने एक बॉम्ब फेंक दिया उस पर और उससे बोला ना गया। मुझे मालूम हो गया था कि इससे बात कैसे मनवानी है। उसकी ये मजाल कि वो अपने पीर को इनकार करे, मैंने बांध कर रख दिया था उसे। अब काटू तो बदन में लहू ना होने की तरह ही बिल्कुल खामोश बैठा था वो। कुछ लम्हे एकदम चुप रहने के बाद वो बोला, ठीक है मुर्शिद, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर उसके लिए आपको भी मुझे एक वादा करना पड़ेगा। आप दोबारा कभी चोलिस्तान नहीं आएंगे। पीर मुरीदी हमेशा के लिए छोड़ देंगे। कर सकेंगे या आप? उसने बहुत एतमाद से अपना मादा पेश किया। मैं अकीदत का वास्ता देकर उसको बांधना चाहता था। उसने एक ही जिस्त में उसी अकीदत के रेशों को तोड़ दिया, मगर ये उसकी भूल थी। आज उसके जिस्म को पाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। हाँ, मैं वादा करता हूँ, जिंदगी भर दोबारा रूही नहीं आऊंगा और ये पेशा भी कभी नहीं अपनाऊंगा। मैंने इत्मीनान से कहा। उसका मुंह खुले का खुला रह गया, रंग एकदम फक हो गया। उससे लगा कि शायद मैं मर जाऊंगा मगर उसकी बात नहीं मानूंगा, लेकिन वो हार चुका था। अब उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। क्या करना चाहते हैं आप? क्या करूं मैं? कुछ देर तवक्कुफ करने के बाद उसके मुंह से मुश्किल से अल्फाज निकले और मेरे चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई, यानी कि तीर सीधा निशाने पर बैठा था। मोहब्बत के साथ अब अना भी शामिल थी इस फैसले में। नीचे खड़े होकर अपने कपड़े उतार दो, मुर्शिद ने हुक्म दिया। मुरीद जिंदा लाश की तरह चारपाई से नीचे उतरा और मुर्शिद के सामने खड़ा हो गया। पहले उसने अपनी शॉल उतारी, फिर आहिस्ता से कमीज उतारी। नीचे बनियान थी, वो भी उतार दी। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था, मालूम नहीं सर्दी की वजह से या खुद को पीर के सामने नंगा होने की तजलील से। उसका सुनहरी बदन जवानी की कशिश से माला माल था। एक आखिरी उम्मीद से उसने मेरी तरफ देखा कि शायद मैं उसको रोक लूं, मगर मेरा सपाट चेहरा देखकर उसने आहिस्ता से अपना इज़ार बंद खोल दिया। शलवार ढप से नीचे जा गिरी। वो बिल्कुल नंगा मेरे सामने, सर और नजरें झुकाए ऐसे खड़ा था जैसे वो कोई मुजरिम हो। उसके बदन के सारे राज मुझ पर आया हो रहे थे। सोने के जैसा जिस्म बल्ब की रोशनी में आंखों को अंधा कर रहा था। उसका नफ्स भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। मेरी कनपट्टियों के दरमियान
خون کا دورانیہ تیز ہو گیا۔ میرا نفس اس کے ننگے بدن کو دیکھ کر اسے زیر کرنے کے لیے تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا نفس بھی میری ہی طرح بے شرم تھا شاید۔ میں بستر سے نکلا اور اس کی طرف بڑھا۔ ابھی میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا کہ اس نے نظر بھر کر مجھے دیکھا۔ دونوں جہانوں کا درد کسے کہتے ہیں یہ میں نے ان دو آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مجھے ڈر لگا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر۔ ڈبڈباتی آنکھوں سے اس نے مجھے ایک جملہ کہا، آج آپ نے مجھے اپنا بیعت کیا اور آج ہی مجھے بے مرشد کر دیا۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک بوم تھا جو اس نے مجھ پر پھینکا تھا۔ بس ایک لمحہ لگا، صرف ایک لمحہ، محبت کا وہ ایک قدم جو مرشد اپنے مرید کی طرف اٹھا رہا تھا، اب وہ صدیوں کا فاصلہ بن گیا تھا۔ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ محبت کے نام پر عقیدت کا قتل کرنے جا رہا تھا۔ اگر یہ سب ہو جاتا تو میں سفیان کے ساتھ ساتھ خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ ایک مرشد اور اس کے مرید کا رشتہ مقدس ہوتا ہے، یہ آج ہی جانا تھا میں نے، اور میں اس کو اپنی نام نہاد محبت پر قربان کرنے جا رہا تھا۔ کتنے درد سے سفیان نے کہا ہوگا کہ آپ نے مجھے بے مرشد کر دیا۔ صحیح تو کہا تھا اس نے، عقیدت کا واسطہ دے کر اس سے عقیدت چھین رہا تھا میں، تو وہ بے مرشد ہی تو ہو گیا نا۔ اپنے کپڑے پہن لو، یہ شاید میرے آخری الفاظ تھے جو میں نے اس سے کہے۔ صبح ہی صبح بابا سائیں اور نور محمد لوٹ آئے۔ میں نے بابا سائیں سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ بہت سے سوال و جواب کے بعد میں نے ان کو قائل کر لیا کہ میں یہاں ایک منٹ بھی اور نہیں رہ سکتا۔ آنن فانن میری تیاری ہوئی، سبھی حیران تھے کہ اچانک کیا ہوا، مگر میں بنا کچھ بولے نور محمد کو ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بابا سائیں مریدوں سے 1 گائے، 3 بکریاں اور تقریباً 30,000 کما لائے تھے۔ جاتے وقت آخری بار سفیان اور میری نظر ملی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی میری آنکھوں سے چھپ نہیں سکی۔ میرے خیال میں اس محبت کی کہانی کا یہی انجام تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تو بس شروعات ہے۔ محبت کا جو بیج میں چولستان کے صحراؤں میں بو کے آیا تھا، ابھی تو اس کو تناور درخت بننا تھا۔ سارا راستہ میں خاموش رہا، اپنے بارے میں سوچتا رہا، سفیان کی سوچ پر افسوس کرتا رہا کہ وہ میری محبت کو ہوس کا نام دے رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس بات پر خوش بھی تھا کہ اس نے مجھے ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا، اور وہ گناہ تھا اپنے بزرگوں کی عزت اچھالنا۔ صدیوں سے ہمارے بزرگ روحی آ رہے تھے، یہاں کے باسیوں نے ہمارے پاؤں چومے، رزق دیا، عزت دی، اور میں وہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا، ایک جھٹکے میں ان سب چیزوں کو ختم کرنے جا رہا تھا۔ محبت تھی تو پھر محبت کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے تھا۔ عقیدت کا واسطہ دے کر کسی کو مجبور کرنا محبت کی توہین تھی، مگر میں اس کو عقیدت کا واسطہ دے کر مجبور نہ کرتا، اور وہ مجھے بے مرشد نہ کہتا تو یقیناً میرا اس سے ملاقات ہو چکا ہوتا۔ مجبور ہو کر ہی صحیح، مگر اس نے میری بات تو مان لی تھی نا۔ اچانک نور محمد نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی آواز میں ایک گانا لگایا، اور میری آنکھیں برسنے لگیں اس گانے کو سن کر۔ ایسا لگا جیسے یہ میرے ہی دل کی عکاسی ہو۔ چوٹ تازی تھی تو درد بھی گہرا تھا، مگر گھر آ کے میں بہت بے چین رہا۔ وہ 1 دن اور 2 راتوں کا پیار نہیں بھول پا رہا تھا میں۔ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا معصوم چہرہ میرے سامنے آ جاتا تھا۔ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ گھر والے میری حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی اس کو پا لینے کی خواہش اتنی شدت اختیار کر جاتی تھی کہ میں تنہائی میں رونے لگتا تھا۔ اپنے رب سے رو رو کر اس کو بھول جانے کی دعا کرنے لگا، مگر جتنا بھولنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی وہ مجھے یاد آتا تھا۔ پھر ایک دن کیمرے کی تصویریں دھل کر آ گئی۔ اس دن پھر میرے آنسو ساون بھادو کی طرح برسنے لگے۔ مجھے لگنے لگا کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، اور اب یہ عشق میری جان نہیں چھوڑے گا۔ اگر واقعی مجھے اس سے عشق تھا تو جب اس نے مجھے اسی عشق کا واسطہ دیا تو میں نے اس کی بات کیوں نہیں مانی تھی؟ کیوں اسے ننگا کر دیا تھا؟ یہ سوچ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ 15 سال بعد وقت کا کام گزرنا ہے، اور بعض اوقات یہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ کافی سارے چہرے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کچھ رشتے بچھڑ جاتے ہیں، کچھ نئے رشتے بھی جڑ جاتے ہیں۔ جوانی کی حرکتیں حماقتیں لگتی ہیں۔ میں آج بھی سید شہریار شاہ ہوں، مگر آج کے شہریار اور 15 سال پہلے کے شہریار میں کافی فرق ہے۔ اب میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کا باپ ہوں، مگر میرے بابا سائیں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔
14 साल पहले उनकी डेथ हो गई। 10 साल पहले ही मेरी शादी हुई। ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, सोच में तब्दीली आई है, शख्सियत में भी तब्दीली आ गई है, चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ दाढ़ी भी आ गई है। अब मैं एक बैंक में जनरल मैनेजर की जॉब करता हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। वो अप्रैल के इख्तितामी दिनों की एक आम सी सुबह थी जब मेरे स्मार्टफोन की घंटी बजी। उस पर एक अननोन नंबर शो हो रहा था। हेलो, मैंने कॉल अटेंड करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद। दूसरी तरफ से एक नफीस सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ न सही मगर लफ्ज़ मुर्शिद ने मेरी तवज्जो खींच ली। कई सालों बाद ये लफ्ज़ सुनने को मिल रहा था। जी कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। पीर साहब, मैं मलूक खान बात कर रहा हूँ, आपके मुरीद सूफियान खान का अब्बा। मुर्शिद, सूफियान के पास बहुत कम वक्त रह गया है, वो आपका आखिरी बार दीदार करना चाहता है, नफीस सी आवाज़ में कहा गया था। मेरे जहन के पर्दे पर सूफियान खान के नाम का एक खूबसूरत लड़का नमूदार हुआ। माजी के वाक़यात तह दर तह मेरे सामने खुलने लगे। चोलिस्तान से वापस आकर मैंने कुछ अरसा एक नफ्सियाती मरीज के तौर पर गुजारा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब संभलने लगा। आखिर कब तक एक ही शख्स को याद किया जा सकता है? ज़िंदगी में और भी कई रंगीनियाँ हैं जो हमारी तवज्जो का मरकज़ बन सकती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं हमें। 2 ही महीने बाद वैसा ही धुआंधार इश्क मुझे एक और लड़के से हो गया। उसका नाम आसिफ ज़मीर था। बहुत ही प्यारा सांवला सा लड़का था वो। उसको देखता तो ज़िंदगी हसीन लगती, वो ना मिलता तो अंधेरा सा छा जाता। वो मेरे कॉलेज के एक दोस्त का कज़िन था। वो भी मुझसे गैर मामूली दिलचस्पी दिखाने लगा। कुछ अरसा ताल्लुक़ रखने के बाद बिलाखिर वही होने जा रहा था जो आम तौर पर ऐसी मोहब्बत में होता है। मैंने उसे मौका देखकर घर बुला लिया। उस दिन बाबा साहिब ज़मीन के सिलसिले में भोपाल सिटी गए हुए थे और उन्होंने रात वहीं रहने का इरादा किया था। ये मेरा दूसरा प्यार था जो आज अपनी तकमील को पहुंचना चाह रहा था। इससे पहले मैं सिर्फ सूफियान से प्यार करता था और उसी से प्यार की तकमील चाहिए थी। जनवरी की ठठुरती रात थी वो, मगर मेरे अंदर आग सी धधक रही थी जो मैं किसी दूसरे में उंडेलना चाहता था। मगर आज आसिफ अपनी मर्जी से उस आग को पीने के लिए तैयार था। मैं उठकर आसिफ के बिस्तर में घुस गया। 2 भूखी रूहें एक दूसरे में गटमट होने लगी। मैंने आसिफ को चेहरे पर, कानों और गर्दन पर बोसों की बौछार कर दी। उसने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर मैं उसकी जुबान की मिठास कशीद करने लगा। एक आलम मदहोशी सा था जो मुझ पर छाया हुआ था। आसिफ मुझसे ज़्यादा प्यासा था। वो रस चूसने के साथ साथ मेरे आज़ा को टटोलकर यकीन दहानी कर रहा था कि आया मैं उसके म्यार पर पूरा उतरता भी हूँ या नहीं। और यकीन जाने वो बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ। कोई 10 मिनट ज़बान का रस चूसने के बाद जज्बात के मनहूस घोड़े अपनी तनाबें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी कपड़े उतार कर उन घोड़ों की लगामें खोल दी और जज्बात के घोड़ों को आज़ाद कर दिया। अब मैं अपनी नाम नेहाद मोहब्बत की तकमील करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मुझे मादर पिदर आज़ाद देखकर आसिफ आपे से बाहर हो गया। वो मेरे सीने, पेट और रानों पर अपने होठों से लज्जत की मेहरें साबित करने लगा। इससे पहले कि वो मेरे नफ्स का मनोरंजन अपने लुआब से करता, मैंने उसे कपड़े उतारने को कहा। पता नहीं उसे क्या सूझा, बजाय बिस्तर पर उतारने के वो चारपाई से नीचे उतरा और मेरे सामने खड़े होकर एक एक करके कपड़े उतारने लगा। पहले उसने टी शर्ट उतारी, फिर बनियान, फिर पैंट और आखिर में जेर जामा भी उतार दिया। उसका सांवला सा जिस्म बहुत पुरकशिश था। वो हंसते हुए अपने जिस्म की नशेबो फराज छूने लगा और दूसरी तरफ मुंह करके किसी पेशावर की तरह अपने जिस्म की नुमाइश करने लगा। लज्जत की ऐसी सहराओं पर सफ़र करना उसके लिए नया काम नहीं था शायद। अपनी तशरीफ़ के उभार पर थपथपा कर वो मुझे अपनी तरफ बुलाने लगा, मगर मैं वहाँ था ही कब। मेरी आंखों के सामने तो एक गंदमी सी रंगत वाला लड़का नदामत और शर्मिंदगी से सर झुकाए नंगा खड़ा था। एक लम्हा, बस एक ही लम्हा, और सब कुछ धुआं धुआं सा हो गया। मेरा वजूद खौफ से लरजने लगा। तो दोस्तों, ये इस कहानी का चौथा पार्ट था। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतनी मुझे हौसला अफजाई मिलेगी।
ابھی اس کہانی کے 2 پارٹ اور باقی ہیں، تو اسی کے ساتھ اس کہانی کے اس پارٹ کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ سے ملوں گا 5ویں حصے میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔